हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज माई वॉइस ऑडिबल और नॉट। भाई एक बार फटाफट लिख के बताओ, माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट। जैसे ही आप बता देंगे कि मेरी वॉइस ऑडिबल है, फिर हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। और एंट्री नंबर 2 करवाऊंगा, साथ साथ पूछता रहूंगा आपको क्लियर है या नहीं है, प्लीज बताते रहना साथ साथ। एंट्री नंबर 2 कह रहा है कि इफ देर इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सबसे पहली बात आप समझ गए हो कि एंट्री नंबर 2 जो है ना, वो गुड्स को भी कवर कर रहा है और सर्विसेज को भी कवर कर रहा है। ठीक है ना, दोनों के लिए बोला गया है। अब पूरे जीएसटी टेक्निकल होता जा रहा है आपका, कि कहीं गुड्स ओनली होता है, कहीं सर्विसेज होता है, कहीं दोनों का होता है ना। आमतौर पे ज्यादातर दोनों को ही होता है, गुड्स और सर्विसेज। कहीं कहीं दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कहीं ओनली गुड्स होता है, कहीं ओनली सर्विसेज हो जाता है, वो अलग बात है। ठीक है ना। तो एंट्री नंबर 2 जो है वो गुड्स को भी कवर करेगा और सर्विसेज को भी कवर करेगा। लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। या तो ये सप्लाई हो रही है बिटवीन रिलेटेड पर्सन, या हो रही है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। बट यस इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बोला था कि चारों के चारों जो केसेस है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब एक काम करते हैं, इसमें दो पॉइंट लिखे हैं कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में हो तो क्या होगा, तो भी सप्लाई है, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो तो क्या होगा, तो भी सप्लाई है। तो मैं आपको डिस्टिंक्ट पर्सन का ना पहले रिलेटेड पर्सन करवाऊंगा, फिर डिस्टिंक्ट करवाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं दोनों लिख के दिखा देता हूं। देखो, अगर रिलेटेड पार्टीज के बीच में सप्लाई है, मतलब सप्लायर भी रिलेटेड पार्टी है और रेसिपिएंट उसका रिलेटिव ही है, उन दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो रही है, तो भी इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब दोनों के बीच में सप्लाई हो रही है, लेकिन ये विदाउट कंसिडरेशन है। अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो ये सप्लाई मानी जाएगी, तो ये सप्लाई मानी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल सेम है। अगर ये सप्लाई डीपी 1 और डीपी 2 के बीच में है, डीपी 1 का मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन 1 और डिस्टिंक्ट पर्सन 2। कौन होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, बता दूंगा यार, अभी तो मैंने रिलेटिव कौन होते हैं वो भी नहीं बताया। तो डिस्टिंक्ट 1 और डिस्टिंक्ट 2 के बीच में सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन है, ऑफ कोर्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, वो तो है ही है। मतलब ये तो लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो भाई ये भी सप्लाई मानी जाएगी। तो जल्दी जल्दी मुझे एक बार लिख के दिखा दो कि दो रिश्तेदारों के बीच में होने वाली सप्लाई सप्लाई है या नहीं है, चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो। और दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होने वाली सप्लाई सप्लाई है या नहीं है, चाहे उसमें कंसिडरेशन ना हो। लिख के बताओ भाई, सप्लाई है या नहीं है। एक बार लिख के बताओ फटाफट, सप्लाई है या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, तो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब सुनो, लॉजिक समझाता हूं सप्लाई क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरी एक शॉप है, आप एग्जांपल लगा लो, मेरी एक शॉप है और ये शॉप है हैंडबैग की। ठीक है, हैंडबैग की शॉप है। इसमें जो लेडीज हैंडबैग रखता हूँ मैं, ठीक है ना, लेडीज हैंडबैग की शॉप है, सुंदर सुंदर हैंडबैग है मेरे पास। और बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज, मतलब जो लेडीज है वो आती है हैंडबैग खरीदने के लिए। ठीक है, तो हैंडबैग की शॉप है। आप बताइए, इसमें बड़े सारे हैंडबैग हैं। एक दिन मेरी वाइफ, मतलब वाइफ जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, आप अज्यूम कर लो। ठीक है ना, जो वाइफ होती है वो रिलेटिव होती है। ठीक है, हालांकि वाइफ को आप ये कह दो अगर घर पे कि तुम तो मेरी रिश्तेदार हो, तो भाई साहब ऐसी जंग हो जाएगी, पूछो मत। आप कभी अपनी वाइफ को रिश्तेदार कह मत देना। वो कहते तुमने मुझे रिश्तेदारों के बीच में, मतलब रिश्तेदारों में काउंट कर लिया, तुम मुझे रिश्तेदार बोलोगे, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत। वैसे तो वो बेचारा वैसे भी कुछ नहीं बोल पाता था, लेकिन खैर। तो वाइफ एज पर लॉ रिलेटिव होती है। ठीक है ना, आप सच में मत बोल देना, लेकिन वाइफ एज पर लॉ रिलेटिव होती है। ठीक है, तो वाइफ आपकी शॉप पे आती, मतलब वाइफ मेरी शॉप पे आती है, मेरी वाइफ मेरी शॉप पे आती है, और बहुत सारे हैंडबैग रखे हैं। एक हैंडबैग उठाती है, मैंने बोला जी इसके 400 रुपए, वो ऐसे चली गई। मैंने कहा हेलो हेलो, सुनो इसके 400 रुपए, अरे बीवी घर में हो, यहाँ दुकानदारी है, वो बाय बाय, बैग उठाया और चली गई। आप बताइए भाई, क्या मुझे पैसे मिले, क्या मुझे कंसिडरेशन मिला? नहीं। सरकार ने बोला भी इसको हम सप्लाई मानेंगे। मैंने क्यों, आप इसे सप्लाई क्यों मानोगे, जब मेरे वाइफ जो है वो मेरे रिलेटिव है, तो क्या हुआ, रिलेटिव है तो पैसे नहीं मिले ना मेरे को, सप्लाई क्यों मानोगे? उन्होंने बोला देखो यहाँ पे चांसेस है कि आपने अपनी वाइफ को समझाया हुआ था, तू जाना वहां से बैग उठाना और चलती बनना, बाहर जाकर ये बैग हम किसी और को सेल कर देंगे,
और वहां पर फिर हमें जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीएसटी का पैसा बच जाएगा। तो तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिलेटिव के थ्रू, फिर आगे तुम बेचोगे और यहां पर तुम जीएसटी बचा लो। बताइए प्लीज, यहां पर जीएसटी बचाने की मैनिपुलेशन हो सकती है नहीं हो सकती? भाई एक अननोन आदमी मेरी शॉप पे आए, एक अननोन लेडी मेरी शॉप पे आई हैंडबैग खरीदने के लिए, मैं उसे बोलूंगा तुम ले जाओ बैग, घर ले जाओ, फिर हम शाम को इस बैग को जो हिसाब किताब है बाद में कर लेंगे, ब्लैक में कर लेंगे। मतलब मान लीजिए 1,000 रुपए का बैग है तो 180 रुपए जीएसटी उसके ऊपर बनता है। मैं बोलूंगा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा, तुम मुझे 1,000 दे देना, जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं है, और मैं यहां दिखा दूंगा कि मैंने तुम्हें फ्री में दिया है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, मैं किसी अननोन को ऐसे थोड़ी बैग दे दूंगा और बाद में वो बैग के पैसे नहीं दिए तो जीएसटी के चक्कर में मैं तो मेरे बैग के ओरिजिनल वैल्यू भी गवा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मेरे रिश्तेदार है, अगर मेरे रिलेटिव है, तब इस बात के चांसेस है या नहीं है? सर तब तो चांसेस है, तब तो चांसेस है। इसलिए लो ये कहता है कि क्योंकि हमें ऐसा लगता है, देखो देखो मैंने बोला इस चैप्टर में 4 ट्रांजेक्शन है, मैं इन चारों ट्रांजेक्शन में आपको लॉजिक दूंगा कि लो ने सप्लाई क्यों माना है। लो ने सप्लाई क्यों माना? जब आपको पैसे नहीं मिल रहे फिर भी लो सप्लाई क्यों मान रहा है, आपको जीएसटी लगाना क्यों चाहता है? क्योंकि लो को यहां लगता है मैनिपुलेशन, लो को यहाँ पे लगता है मैलाफाइड इंटेंशन है। आप अपने रिलेटिव को बेचोगे, मतलब फ्री में दोगे और फिर घर जाके उससे पैसे ले लोगे। ये तो वाइफ है, अगर कोई और रिलेटिव होता, मैं बोलता 1,000 का बैग है, देख भाई ऑन पेपर लेगा तो मैं तेरे से 180 रुपए का जीएसटी लूंगा, तू ले जा बैग। मैं बोलूंगा मेरा रिलेटिव था, मैंने फ्री दे दिया, घर आऊंगा तेरे मेरे को 1,000 दे देना, जीएसटी बच गया तेरा। सोचो, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं। तो इसलिए लोग कहता है कि अगर दो रिलेटिव के बीच में सप्लाई हुई है तो हम उसे सप्लाई मानेंगे। बट ये सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। क्या ये वाली सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? बिल्कुल है। ये जो हस्बैंड है जिसकी शॉप है, ये जो हस्बैंड है मिस्टर एक्स है जिसकी शॉप है, ये हैंडबैग बेचना उसका बिजनेस नहीं है क्या? हाँ, बेचना बिजनेस है। तो जो वाइफ अगर यही इसमें से कोई हैंडबैग लेके जाएगी तो दिस इज गिफ्टेड टू वाइफ, यू कैन से दिस इज गिवन टू वाइफ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है ना। है तो उसने वही आइटम तो वही दिया ना जो उसके बिजनेस का है, मतलब वो ऐसे ही देता है ना लोगों को। तो यस, इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया? अगर दो रिलेटिव के बीच में सप्लाई होती है, अगर दोनों पार्टी रिलेटिव है, तो यस ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सप्लाई अगर होती है बिटवीन रिलेटेड पार्टी और या फिर होती है बिटवीन नॉन रिलेटेड पार्टी, अलग अलग कर लेते हैं। अगर बिटवीन रिलेटेड पार्टी होती है तो विद कंसिडरेशन भी हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। विद कंसिडरेशन है तो भी सप्लाई है, फिर तो 7(1)(a) लग जाएगा। विद कंसिडरेशन है तो सेक्शन 7(1)(a) ही लग जाएगा। भाई अब आप पैसे लेके दे रहे हो तो फिर तो नॉर्मल सप्लाई है। वो एक कहावत है ना, आदमी रिश्तेदारों को ज्यादा काटता है, मतलब भाई ये भी तो बोलते हैं लोग कि रिश्तेदारों को ज्यादा चूना लगाता है लोग। एक आम आदमी बेचने वाला ना, तो रिश्तेदार है तो कुछ बोलेगा भी नहीं, इसको महंगा बेच दो, अच्छा है। तो अगर पैसे लिए हैं फिर तो सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(a)। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर सप्लाई एज पर सेक्शन 7(1)(c) है। अगर ये पार्टी रिलेटेड पार्टी के, अगर ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में है तो। अगर ये ट्रांजेक्शन नॉन रिलेटेड पार्टी के बीच में है, अब मेरी बात समझो, अगर एक मिस्टर एक्स है और वो सप्लाई कर रहा है किसी नॉन रिलेटेड को, नॉन रिलेटिव को सप्लाई कर रहा है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्या आप एंट्री नंबर 1 में कवर होगे? क्या एंट्री नंबर 2 में, सॉरी, क्या आप इसमें कवर हो गए? नहीं सर, क्योंकि यहां पर तो हम तभी कवर होंगे जब दो रिलेटिव के बीच में सप्लाई है और ये दोनों रिलेटिव नहीं है तो हम कवर्ड नहीं है। और अगर कवर्ड नहीं हो तो फिर आप उस केस में नहीं आए जहां पर 4 ट्रांजैक्शन बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई होते हैं, फिर तो आप उसमें नहीं आए ना सर, नहीं आए। तो फिर क्या होगा सर? फिर सिंपल आंसर होगा, अगर कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगी और अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, बात खत्म। फिर तो नॉर्मल तरीका लगेगा। तो ये लिखे अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई है 7(1)(a), वो जो नॉर्मल तरीके से सप्लाई होती है, और कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। गाइस प्लीज एक बार लिख के दो फटाफट, क्लियर और नॉट क्लियर। मैं सिंपल बोलूंगा, जो प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं अगर आप उन प्रोविजन के अंदर फॉल करते हो तो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई है, और अगर आप उन प्रोविजन में फॉल नहीं करते हो तो कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगी वरना नहीं, बात खत्म। हाँ जी, एक बार मुझे फटाफट लिख के बताओ कि आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस गाइस, फटाफट लिखो, फटाफट, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। और बिल्कुल मुझे मैसेज आ गए हैं कि आपको डेफिनेटली ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बट ध्यान सुनना मेरी बात। सर यहां पर ना मैं आपको छोटे से डिस्कशन करूंगा एक, रिलेटिव का, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा। देखो इसकी ना फुल डेफिनेशन है,
एक सेक्शन है सेक्शन 15, आगे आएगा एक चैप्टर जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वहां पर उस सेक्शन 15 की ना एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। और वहां पर ना इन्होंने रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया हुआ है, वहां पर इन्होंने रिलेटेड पार्टी को डिफाइन किया हुआ है। मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है, अगर मैं अभी पढ़ाने लग गया ना तो बहुत सारा टाइम हमारा इसी में लग जाएगा कि रिलेटेड पार्टी क्या क्या होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी के लिए मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर दूंगा कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, कोई खास खास लोगों के नाम ले दूंगा। हालांकि काफी लंबा टॉपिक है कि रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है। दिखा दूं एक बार थोड़ा सा, रुको दिखाता हूँ आपको, रुको रुको दिखाता हूँ, अभी रुको। मैंने इसके अंदर भी दे रखा है, ये देखो सर, एक्सप्लेनेशन दे रखी है एक, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। और यहां पर 8 पॉइंट दे रखे हैं सर, 8 पॉइंट। इन 8 लोगों को आपस में रिलेटिव माना गया। 8 पॉइंट है जिनको रिलेटिव माना गया है। अब मैं बोलूंगा, अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी अब इन 8 को अगर मैं पढ़ाने बैठ गया ना तो आपका दिमाग ना इस ट्रांजेक्शन से बाहर हो जाएगा और रिलेटिव को समझने में इंटरेस्टेड हो जाएगा और रिलेटिव को समझने में लग जाएगा। पर मुझे ये नहीं करना। मैं सिर्फ 2 चीजों को बोलूंगा, आप थोड़ी देर के लिए याद कर। इस टॉपिक को समझने के लिए 2 बातें आप याद कर लो। एक, कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं ना उन्हें लॉ रिलेटिव मानता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में रिलेटिव माने जाते हैं। डन। एक बात याद रख लोगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या माने जाते हैं, रिलेटिव माने जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज रिलेटिव। और दूसरा, अगर वो सेम मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है तो भी रिलेटिव माने जाएंगे। हालांकि इस मेंबर ऑफ द फैमिली में कौन कौन आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लिखा, फैमिली में आएगा बीवी बच्चे, दोनों आएंगे, बीवी बच्चे भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे, ब्रदर्स भी आएंगे, सिस्टर भी आएंगी। लेकिन ये तब आएंगे जब ये डिपेंडेंट होंगे उसके ऊपर। मतलब अगर मान लो मैं हूं, मेरी बीवी मेरी रिलेटिव है और मेरे बच्चे मेरे रिलेटिव हैं। अब मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे रिलेटिव है, चाहे वो मुझ पर डिपेंडेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है या नहीं है, डजेंट मैटर, वो मेरे रिलेटिव माने जाएंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ब्रदर, मेरा सिस्टर, मतलब माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, ये लोग मेरे रिलेटिव बनेंगे अगर वो लोग मुझ पर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो रिलेटिव है और डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। तो आपने 2 चीजें याद कर ली। एक आपने बोल दिया भी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं उनको हम आपस में रिलेटिव मानेंगे। और दूसरा आपने बोल दिया कि चलो जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ो, वो तो है ही है, बीवी बच्चे रिलेटिव है चाहे वो डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो। और माँ बाप, दादा दादी और ब्रदर सिस्टर भी रिलेटिव है अगर वो डिपेंडेंट है तो। आई होप यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा ना रिलेटिव का। इतना एक्चुअली मुझे बताना था एक बार, इतना बताना जरूरी था। अभी देखो मैं लिख देता हूं। तो आपने थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को रिलेटिव मान लिया है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं वो आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मेंबर ऑफ सेम फैमिली जो है ना वो भी आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बंदा है तो इसके एक तो बीवी, स्पाउस, मतलब जो इसकी बीवी है वो भी रिलेटिव है और चिल्ड्रन भी इसके रिलेटिव है, ठीक है ना। और ये चाहे डिपेंडेंट हो और चाहे नॉन डिपेंडेंट हो, दोनों के दोनों मतलब बच्चे। अब बंदा बोलता है सर बच्चे मेजर या माइनर, दोनों आएंगे। चिल्ड्रन लिखा है, मेजर माइनर ने लिखा तो दोनों आएंगे। सर मैरिड अनमैरिड, दोनों आएंगे। मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब इसका बेटा है अगर वो शादीशुदा है तो भी यहीं पे आएगा। हाँ, उसकी बीवी नहीं आएगी, वो तो उसकी बहू होगी, फिर वो नहीं आएगी। सन मतलब डॉटर इन लॉ नहीं आएगी। बेटा आएगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, बेटी भी आएगी, दामाद नहीं आएगा। तो बीवी आएगी, बच्चे आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा पेरेंट्स हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, और इसके अलावा और कौन था, ब्रदर हो गया, ब्रदर, ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं, ये सब आएंगे। लेकिन ये सब आएंगे जब दे आर डिपेंडेंट, जब ये डिपेंडेंट होंगे ना तो आएंगे। भाई प्लीज, आई होप आपको रिलेटेड पार्टी का मतलब यहां तक क्लियर है। अभी अपने को इतने की जरूरत है, अपने को इसके आगे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, डन सर, मैंने ये हटा दिया यहाँ से और अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके अंदर, रुक जाओ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं सप्लाई बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सप्लाई बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो ये भी एक तरह की सप्लाई बिटवीन रिलेटिव ही है।
ये भी एक तरह की बिटवीन, हाँ ये होनी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहिए, एंड देयर मस्ट बी नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये भी एक सप्लाई मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी एज पर एंट्री नंबर 2, मतलब पैराग्राफ पैरा नंबर 2 या एंट्री नंबर 2 ये सप्लाई मानी जाएगी। अब यहां पर मैं कुछ डिस्कशन करूंगा, चलो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, अगर ये होता है तो ये सप्लाई मानी जाएगी, ये सप्लाई मान लिया जाएगा। अब सुनो, एक मिस्टर एक्स है और इसकी ना एक एप्पल का शोरूम है, एप्पल मैकबुक का, ठीक है ना, एप्पल वो नहीं, एप्पल मैकबुक का शोरूम है, एप्पल मैकबुक एप्पल फोन का शोरूम है, ठीक है। ये बंदा इसकी एम्प्लॉई है, ये बंदा इसका एम्प्लॉई है, शॉप पे ही काम करता है, ठीक है। मिस्टर एक्स इस एम्प्लॉय को क्या बोलता है, भाई देख भाई दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर ना मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे रहा हूँ। तो एम्प्लॉय ने बोला जी क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे, बोला बोल तुझे क्या चाहिए, बोला एक आईफोन दे दो मेरे। बोला यार, बोला दे दो सर, शॉप पे इतने आईफोन रखे हैं, इतनी कमाई होती है, अपना इतना काम करते हैं हम लोग, एक आईफोन दे दो। तो एम्प्लॉयर ने एक इसे आईफोन गिफ्ट कर दिया, एक आईफोन गिफ्ट कर दिया। मैं अज्यूम कर लेता हूं इस आईफोन की मार्केट वैल्यू जो है वो 1,20,000 रुपए है, ठीक है, 1,20,000 है। मेरा क्वेश्चन है, हाँ गिफ्ट की है, मतलब गिफ्ट का मतलब नो कंसिडरेशन, क्या ये सप्लाई माना जाएगा, बोलो फटाफट, क्या ये सप्लाई माना जाएगा। अंकिता शर्मा कह रही है ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, नहीं आएंगे बेटा, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है क्या ये सप्लाई माना जाएगा, बोलो फटाफट यार, फटाफट बोलो, क्या ये सप्लाई माना जाएगा, इज इट सप्लाई, द आंसर इज यस, सप्लाई माना जाएगा। क्यों, नंबर वन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटिव है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है, दोनों रिलेटिव हो गए, और रिलेटिव के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो सप्लाई माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक मिस्टर एक्स है, ये एक लैपटॉप डीलर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, क्या ये जो गिफ्ट हुआ है ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसने अपनी शॉप पे से आईफोन दिया है, तो यस ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। सवोजीत चौधरी कहता है नहीं सर, क्यों भाई क्यों नहीं, सारी दुनिया तो यस कह रही है। देखो ये जो है ना, ये फोन जो है ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा, अपनी दुकान से दे रहा है उठा के, तो अपनी दुकान से कोई सामान देना मतलब सप्लाई तो हो गया, ठीक है। तो मिस्टर एक्स लैपटॉप डीलर है, अज्यूम करते हैं नॉर्मल लैपटॉप डीलर है, ठीक है, ये एप्पल वाला बंदा नहीं है, तो ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई है, और ये इसको ना दिवाली के ऊपर, दिवाली के ऊपर एक गिफ्ट देता है, गिफ्ट, और एट द रेट ऑफ ये देता है एक डेल का लैपटॉप, एक डेल का लैपटॉप देता है, डेल का लैपटॉप देता है। श्रीकांता पांडा कह रहा है बट देर इज ए लिमिट 50,000। श्रीकांता पांडा, मैंने कब बताया देर इज ए लिमिट 50,000, मैंने कब बोला 50,000 की कोई लिमिट है। हेलो मिस्टर श्रीकांता हीरो, ओ हीरो, मैंने कब बोला लिमिट है 50,000 की। अब पता वो क्या बोलेगा, सर एक्चुअली मेरे को पहले से पता है। तो पहले से पता तो फिर तुम क्यों बोल रहे थे कि सर जीरो से शुरू करो, हमें जीरो से समझाओ, हमें कुछ नहीं आता है। तो तुम्हें पहले से आता तो फिर रहने देते टॉपिक भाई। मैंने कब बोला कोई लिमिट है 50,000 की, मैंने बोला कोई लिमिट 50,000 की, एनीवन, बाकी लोग बताओ, मैंने बोला 50,000 की कोई लिमिट है, मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। आ जाइए। हाँ जी, मिस्टर एक्स ने, एक लैपटॉप डीलर है, इसने एम्प्लॉय को एक दिवाली गिफ्ट दिया डेल लैपटॉप, और ये इसकी जो मार्केट वैल्यू ना मान लेते हैं वो है 40,000 रुपए। क्वेश्चन आया क्या ये सप्लाई है, आंसर यस ये भी सप्लाई है। क्यों सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ये भी है, वो अपनी दुकान से लैपटॉप दे रहा है इसको, और रिलेटिव के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो सर ये भी एक तरह से ये भी वही हुआ, हाँ वही हुआ, सप्लाई होना चाहिए, ये बिल्कुल सप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहां लो ने एक छोटी सी मॉनेटरी लिमिट लगा, यहां लो ने बोला कि हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ये अप टू 50,000 है, तो इन्होंने बोला सप्लाई तब मानेंगे अगर अगर जो गिफ्ट दिया गया है उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से एक्सीड करती है पर इंप्लॉई पर ईयर, पर एग्रीगेट है ये, एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट वैल्यू जो है ना, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा इफ एग्रीगेट वैल्यू, इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड एक्सीड रुपीज 50,000, 50,000 से एक्सीड करेगी तो, वो भी पर एम्प्लॉई, पर ईयर, मतलब आपके दो एम्प्लॉई है तो दोनों को आप 50,000 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब बच्चा कहता है जी ये बताओ, इधर आपने 1,20,000 का गिफ्ट दिया है। मैंने कहा हाँ, तो फिर यहां पर जो सप्लाई है वो 70,000 की मानी जाएगी या पवित्रा बहुत ही शानदार आंसर, दिस इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत ही शानदार आंसर। इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बट इट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस इट इज ऑल्सो बिजनेस। तो वो कह रहा है यहाँ 1,20,000 रुपए का अमाउंट है, तो यहाँ पर 70,000 को सप्लाई मानेंगे, पूरा 1,20,000। द आंसर इज पूरा 1,20,000। सर लोग कहता है ये तो पूरा 120 बनेगा या कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब या तो 50 और 50 से कम होगा तो आंसर जीरो आएगा, और अगर 50,000 से ऊपर हुआ तो फिर फुल टैक्सेबल हो जाएगा, फुल टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। देखो दोनों बातें होनी चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होना चाहिए, हाँ है, मतलब रिलेटिव। कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, गिफ्ट है, बिल्कुल गिफ्ट है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, अपनी दुकान से सामान दिया जा रहा है। बताइए भाई आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, प्लीज प्लीज यार एक बार लिख के बताओ फटाफट, यहां तक क्लियर हो गया है या नहीं हो गया। प्लीज राइट डाउन फास्ट, प्लीज राइट डाउन फास्ट, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। अब मेरे पास रिप्लाईज आ जाएंगे फटाफट कि यस सर क्लियर 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 क्लियर, मेरे को मालूम है ना, आ रहा है समझ। आ जाओ एक और एग्जांपल। एक मिस्टर एक्स है और सर इसकी ना एक आ, इसकी भी एक एप्पल का शोरूम है, एप्पल का शोरूम है, एप्पल का मतलब वही एप्पल मैकबुक, ठीक है ना, एप्पल का शोरूम है। और हाँ कैश और काइंड मिलाकर है, भाई गिफ्ट काइंड में होगा ना, कैश, कैश तो वैसे ही वैल्यूएबल होता है। अभी इसको उलझो मत, उलझो मत, जो समझा रहा हूं पहले वो समझो। अगर आप किसी को कैश गिफ्ट करोगे तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे आएगा, उसमें बिजनेस एसेट क्या होगी, ठीक है। आ जाओ, ये इसकी सिस्टर है, सिस्टर है, और ये है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन मिस्टर एक्स। तो आप समझ गए, मतलब ये रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गई, आप समझ गए ये रिलेटिव की डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन है, इसने इसको सप्लाई किया एक लैपटॉप, सप्लाई किया एक, सप्लाई किया ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप मतलब गिफ्ट किया, गिफ्ट किया, भाई गिफ्ट कर दिया। राखी का त्योहार था, बहन ने बोला भाई मेरे को तू गिफ्ट नहीं कर सकता, बोला कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पर उसने बोला देख एक पुराना लैपटॉप रखा है वो दे दूं, बोली हाँ दे दे। उसकी मार्केट वैल्यू देखें ना अगर हम, तो सर उसकी मार्केट वैल्यू बन रही है 49,000, 49,000 बन रही है सप्लाई की मार्केट वैल्यू। ये भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। प्लीज एक बार फटाफट लिख के बताओ, इज इट सप्लाई और नॉट, क्या ये सप्लाई है या नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये सप्लाई है या नहीं है। अब मैं इसका आंसर दूं, सर ये सप्लाई है, ये बिल्कुल सप्लाई है। आप बोलोगे सर ये तो 50,000 से कम है, ये तो 50,000 से कम है, मैं बोलूंगा तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कहाँ है। फंस गए, फंस गए आप, फंस गए फंस गए फंस गए। ये जो 50,000 की लिमिट है दिस इज ओनली फॉर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर कोई अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटिव होता है, बट अगर कोई रिलेटिव अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो वहां 50,000 की कोई लिमिट नहीं है। वहां 1 रुपए का गिफ्ट है तो भी सप्लाई है, वहां पर 1 रुपए का गिफ्ट है तो भी सप्लाई है, वहां कोई लिमिट नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं है। फंस गए बच्चे, फंस गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी फंसे हो तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में नहीं फंसोगे। जल्दी बोलो जल्दी, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। हेयर नो लिमिट ऑफ ₹50,000 इज एप्लीकेबल। यहां पर 50,000 वाली कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। लिमिट ऑफ रुपीज, लिमिट ऑफ ₹50,000 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ, ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। श्रीकांता पांडा कह रहे सर ए को 25,000 एंड बी को 51,000, देन व्हाट सप्लाई। यार कैसी बातें कर रहे हो यार, एक ही क्वेश्चन, तुम किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो श्रीकांता। अगर दो अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग देखो ना, ए को 25,000 है तो उसके सप्लाई नहीं बनेगा, बी बंदे को 51,000 रुपए का, ए और बी अलग अलग आदमी है ना, तो बी अलग आदमी है, उसको 51,000 रुपए का दिया, उसकी फुल सप्लाई बन जाएगी अगर वो दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है तो। क्लियर है, आह सबको क्लियर है, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। आ जाओ फटाफट। अब देखो सप्लाई है अगर वैल्यू एक्सीड है 50,000 रुपए से ऊपर, इफ वैल्यू डज नॉट एक्सीड 50,000, अगर वैल्यू एक्सीड है तो डीम्ड एज सप्लाई, और जितनी वैल्यू है पूरी सप्लाई बन जाएगी। और अगर वैल्यू एक्सीड नहीं करती है 50,000 को तो पूरा जीरो आ जाएगा, नॉट है सप्लाई आ जाएगा, नॉट है सप्लाई, सप्लाई आ जाएगा।
भाई आई होप इट इज क्लियर। मान लीजिए गिफ्ट दिया गया एम्प्लॉय को और अदर देन एम्प्लॉय को। देखो अगर आपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप अप टू 50,000 दे दोगे तो नॉट अ सप्लाई, और अगर 50,000 से ऊपर है तो फुल अमाउंट सप्लाई बन जाएगा, एंट्री नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो गिफ्ट अगर आपने एम्प्लॉय को दिया है तो ये होगा। अगर आपने अदर देन एम्प्लॉय को दिया है तो फिर दो सिचुएशन हो सकती है, वो रिलेटिव भी हो सकता है और नॉन रिलेटिव भी हो सकता है। अगर वो नॉन रिलेटिव है तो इसका मतलब वो एंट्री नंबर 2 में आता ही नहीं, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ते ही तब है जब रिलेटिव के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, ये कंसेप्ट। तो फिर सिंपल आंसर होगा, अगर नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई, एंट्री नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल है। और जब एंट्री नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होता ना, तो एक ही मतलब होता है, अगर कंसिडरेशन है तो सप्लाई है, और कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन गिफ्ट का है, इसका मतलब कंसिडरेशन नहीं है, तो यहां पर आपका नॉट अ सप्लाई आएगा, यहां पर आपका नॉट अ सप्लाई आएगा। पहले समझ लो, पहले आप समझ लो। आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ आप रिलेटेड केस में, अब आ जाओ आप रिलेटेड पार्टी में। अदर देन एम्प्लॉई है, ये आ गया आपका बहन वाला केस, ये आपका बहन आ गया। अगर डिपेंडेंट बहन है, बीवी बच्चे हैं, ये आ गया। तो सर यहां पर कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है, यहां पर टैक्सेबल माना जाएगा सप्लाई विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट। टैक्सेबल माना जाएगा एज ए सप्लाई विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट, विदाउट एनी मॉनिटरी लिमिट। बताओ भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आई होप इट इज क्लियर। यस 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 यस, आई होप इट इज क्लियर। अब मैं फिर इसको लिखता हूं, चलो मैंने अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला कंसेप्ट कंप्लीट कर दिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया हो तो क्या होगा। सर अभी मत पूछो, ये एक आगे सेक्शन आएगा 7.2, जहां पर स्केड्यूल 3 आएगा और वहां पर लिखा है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा तो वो सर्विस, वो जीएसटी में आएगा ही नहीं, वो जीएसटी के दायरे में आएगा ही नहीं। एम्प्लॉय के द्वारा दी गई सर्विसेज या गुड्स जो होती है वो नॉट अ सप्लाई होता है, वो सप्लाई होता ही नहीं है, दैट इज नॉट कवर्ड, वो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर है। खैर बाद में करेंगे। आप सिर्फ मानो हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को गिफ्ट दिए, एम्प्लॉयर। अगर एक बात बताओ यार, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। एक स्टूडेंट है सत्या शुभम बेरा, उस बच्चे ने ना अभी अभी एक उसने क्वेश्चन पूछा है, अगर एम्प्लॉय सर गिफ्ट दे एम्प्लॉयर को। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सत्यम शुभम बेरा ये नाम है ना, ये बताओ बेटा अगर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को गिफ्ट देगा तो पहला क्वेश्चन तुम मुझे बताओ, ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे हो पाएगा। भाई एम्प्लॉयर की तो दुकान है, एम्प्लॉयर का तो काम धंधा है, बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में से कोई गिफ्ट दे रहा है, एम्प्लॉय अपनी दुकान में से कोई एसेट दे रहा है, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गुड्स या सर्विसेज दे रहा है। अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देगा या गुड्स देगा तो आप उसे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे करो। पहली बात, आ गया समझ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सप्लाई नहीं बन पाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं स्केड्यूल 3 के अंदर स्पेसिफिकली लिख दिया उन्होंने कि अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है तो वो सप्लाई ही नहीं बनता, वो आगे जाके आएगा। हाँ जी, आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, आई होप इट इज क्लियर। यस, अब बताओ भाई क्लियर हुआ है नहीं, अब बताओ। हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन की। अब मैं बताऊंगा डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं, पर पहले मैं सिंपली बोलूंगा कि अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है तो चाहे कंसीडरेशन ना भी हो, चाहे कंसीडरेशन ना भी हो, तब भी इन्हें सप्लाई माना जाएगा। बस हाँ, वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब डीपी क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, वो तो मैं बताऊंगा यार, उसकी तो वेट करो, आप मेरे साथ सुन लो। लेकिन पहले आप इस बात को याद कर लो, पहले आप इस बात को याद कर लो मेरे कहने पर, कि अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है तो बिल्कुल रिलेटिव की तरह ट्रीट कर दिया इन्होंने, कि उनको सप्लाई माना जाएगा, उनको सप्लाई माना जाएगा, प्रोवाइडेड बस ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बात करूंगा डिस्टिंक्ट पर्सन होता कौन है। हालांकि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, अगर आपको इसकी बहुत डिटेल वर्जन चाहिए, अगर आप जानना है तो एक्चुअली में डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, तो आपको एक सेक्शन जाना पड़ेगा, वो है 25 सेक्शन। यानी कि एक चैप्टर आएगा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, बहुत आगे जाके आएगा, अभी नहीं आएगा, बहुत आगे जाके आएगा। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। उस चैप्टर में भाई साहब लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, उस चैप्टर में लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। तो यार मैं वही बताऊंगा आपको डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है पूरा डिटेल में,
लेकिन अभी भी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू कितना जरूरी है वो भी बता दूंगा, और वैसे भी मैं पूरा ऑलमोस्ट बता ही दूंगा कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। अच्छा एक बात सुनो, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि हम दो नहीं, हम एक ही हैं। हम दिखने में भले दो हैं, हमारे जिस्म भले ही दो हैं, पर हमारी रूह, हमारी आत्मा एक है। मतलब ऐसे मस्का लगाता हुआ प्रेमी आपने देखा होगा लाइफ के अंदर। आपको पता है एक दिन राधा ने श्री कृष्ण से एक क्वेश्चन पूछा। राधा ने श्री कृष्ण जी से बोला कि हे कृष्ण, तूने प्रेम मुझसे किया और शादी तूने रुक्मिणी से की, ये तो अनफेयर है, ये तो गलत बात है। कृष्ण जी ने बड़े ही बात को संभालते हुए जवाब दिया। कृष्ण ने कहा, राधे, शादी के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, तू बता हम तुम दोनों में से दो कौन है? हम दोनों तो एक हैं। और राधा खुश हो गई। राधा समझ गई कि ये तो सच्चा प्रेम वाली बात कर रहा है। लो जी, ऐसी बात तो आपने सुनी होगी ना, ऐसी कहावत तो आपने सुनी होगी कि दो है और वो एक मानते हैं अपने आप को। ऐसा सुना नहीं सुना आपने? दो हैं लेकिन दोनों अपने आप को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन इसका उल्टा है। डिस्टिंक्ट पर्सन इसका उल्टा है, ये एक है और दो बन जाएगा। ये कैसे, मतलब चीर फाड़ हो जाएगा। ये एक है और इसका दो बनेगा। इन्हें आपस में, हालांकि वही आदमी है, वही आदमी के दो टुकड़े किए गए हैं, उसी आदमी को दो बार बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कहते हैं, मतलब बंदा सेम है लेकिन फिर भी कहते हैं दो अलग अलग है। ये उल्टा है। मतलब वो प्रेमी प्रेमिका में उल्टा होता है, यहां उल्टा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए मैं हूं मिस्टर अमित और मैं दिल्ली में रहता हूं, और मैं दिल्ली में सप्लाई करता हूं, दिल्ली से सप्लाई करता हूं। तो मैंने दिल्ली में एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मेरे पास जो जीएसटीआईएन नंबर है ना, वो दिल्ली का है। ऐसे समझ लो आप, दिल्ली का जीएसटीआईएन नंबर है, और मैं यस आई एम रजिस्टर्ड इन दिल्ली। अब मैंने अपना एक ब्रांच पंजाब में भी खोल दी, एक ब्रांच मैंने पंजाब में भी खोल दी, एंड आई डिसाइडेड कि मैं पंजाब से भी सप्लाई किया करूंगा। मैं पंजाब, मतलब मैं दिल्ली से तो सप्लाई करता ही हूं, आई डिसाइडेड मैं पंजाब से भी सप्लाई करूंगा। मैंने पंजाब में अपनी दुकान खोल दी और वहां से भी मैं ही सप्लाई करूंगा। ऑफ कोर्स हो सकता है मैं अपना एक आध कोई इंप्लॉय वहां बिठा दूं, वो अलग बात है। पंजाब गवर्नमेंट कहती है आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको जीएसटी नंबर पंजाब का लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी मेरे पास ऑलरेडी दिल्ली का है। बोले नहीं, तो भी आपको पंजाब का लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी कमाल कर रहे हो जी, कमाल कर रहे हो जी, मैं ऑलरेडी दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ। बोले आपको पंजाब में भी करवानी पड़ेगी रजिस्टर। मैंने कहा ठीक है करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ कानून है तो करवाने में क्या हर्ज है यार। मैंने पंजाब में भी एक रजिस्ट्रेशन ले ली, एक जीएसटी नंबर ले लिया। अच्छा मेरा काम क्या है, मेरे पास मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, वो पेन ड्राइव के थ्रू सेल होते हैं, ऐसा मान लो। हालांकि हम तो पूरा लाइव पढ़ाते हैं जी, पूरा पूरा लाइव का मजा देते हैं बच्चों को, क्योंकि लाइव का जो मजा है वो तो किसी में भी नहीं है, पता ही है आपको। खैर मैंने तो मैंने बोला ठीक है, हमारे उन्होंने बोला जी क्या काम करते हो? मैं कहा जी हम तो दिल्ली से ना पेन ड्राइव सेल करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं पेन ड्राइव लेते हैं। अब पंजाब में ब्रांच खोली है, यहाँ पर भी पेन ड्राइव रखवा देंगे, स्टूडेंट आएंगे उनको भी पेन ड्राइव दे देंगे, यहाँ से भी दे देंगे। बोले जी अच्छी बात है खोल लो, लेकिन आपको तो रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो हम करवा लेंगे। अब एक बार क्या हुआ, पंजाब में पेन ड्राइव थोड़ी कम पड़ गई। तो पंजाब में जो मेरा एम्प्लॉय था ना, मेरा जो मैंने लड़का रख रखा था, उसने फोन किया, सर 200 पेन ड्राइव भिजवा दो, कस्टमर आ रहे हैं, पेन ड्राइव है नहीं। तो मैंने यहां से 200 पेन ड्राइव भिजवा दी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा एक बात और सुनो, इस जीएसटीएन के अंदर ना 10 नंबर पैन के भी होते हैं, पैन पैन नंबर भी होता है इसके अंदर। मतलब यार ये जो रजिस्टर जीएसटीआईएन होता है ना, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। इसमें पैन डिजिट भी होते हैं, पैन के नंबर भी होते हैं 10 नंबर। मतलब पैन मेरा सेम है, यहाँ भी वही पैन है, यहाँ भी वही पैन है। ऑफकोर्स यार बंदा तो मैं सेम हूं ना, बंदा तो मैं सेम ही हूं ना, मतलब हूं तो मैं ही ना। इधर भी मैं, इधर भी मैं, यहाँ भी मैं, वहां भी मैं, हर तरफ मैं ही मैं, जलवा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे हूँ। अब एक बात हो, मैंने 200 पेन ड्राइव अपने यहां से पंजाब भिजवाई है कि वहां के लोगों को भेजने हैं। क्या मैंने सेल करी है? अब बता दो एक बार, आप बता दो क्या मैंने सेल करी है? अब बता दो क्या मैंने एक सेल करी है? आप बता दो क्या मैंने सेल करी है? कोई बता सकता है? जो मैंने 200 पेन ड्राइव अपनी ही ब्रांच को दिए हैं, अपने ही इंप्लॉय को बोले कि बेच दे, वहां से बेच दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैंने सेल करी है? जवाब आएगा नहीं सर आपने सेल तो नहीं करी। अच्छा क्या मुझे कंसीडरेशन मिलेगा? आपको लगता है ब्रांच वाला मुझे बोलेगा ले भाई अमित कुमार तूने 200 पेन ड्राइव दिए, 200 पेन ड्राइव के इतने पैसे हो गया? बे हट, मेरी ही तो दुकान है, मैं अपने आप ही को तो यार मेरे ख्याल में ये सप्लाई थोड़ी है, तो स्टॉक ट्रांसफर है।
ये तो मैं बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। ये तो बेसिकली स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये तो बेसिकली कोई नो कंसिडरेशन, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? अपने आप ही को तो भेज रहा हूँ, कंसिडरेशन कौन देगा? मैं अपने आप को दूंगा वैसे। लोग कहता है सब कुछ ठीक है, हम इसे सप्लाई मानेंगे। लोग कहता है हम इसे सप्लाई मानेंगे। सेल पर्पस थोड़ी होता है यार। मैंने ये थोड़ी बोला कि आगे ट्रांजेक्शन का क्या हुआ, मैंने इस ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये डीपी है, ये भी डीपी है, इन दोनों को डीपी बोला गया। डीपी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, हम दोनों को एक होते हुए डिस्टिंक्ट माना गया है। हम दिल्ली और पंजाब में दोनों में मैं ही हूं रजिस्ट्रेशन करवाने वाला, दोनों को एक होते हुए भी दो माना गया है। तो हम दोनों के बीच में जो सप्लाई हो रही है यहां पर, ये तो स्टॉक ट्रांसफर है। ये तो स्टॉक ट्रांसफर है, ये तो स्टॉक ट्रांसफर है। इसके ऊपर तो सप्लाई एंटिटी सेम है, सब कुछ सेम है। अच्छा हाँ, ये नो डाउट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिकॉज क्योंकि क्योंकि पेन ड्राइव का मेरा बिजनेस है और मैं पेन ड्राइव ही दे रहा हूं, तो बिजनेस तो है, बिजनेस तो है, एक्टिविटी भी है। सच एज में आता है, सच एज में आता है, ट्रांसफर तो हो ही रहा है ना, वहां तो लिखा था ना ट्रांसफर, वहां स्टॉक ट्रांसफर हो चाहे कोई भी ट्रांसफर हो, वहां ट्रांसफर लिखा था ना। हाँ लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। हाँ यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन तो है ही नहीं, अपने आप को ही दे रहा हूं। तो सप्लाई कैसे बन गया? लोग कहते सप्लाई बनेगा, लोग कहते सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनेगा, लोग कहते हैं सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनेगा। पहले बात समझ लो, पहले आप आंसर समझ लो, आंसर। लॉजिक तो मैं आपको समझाऊंगा, लॉजिक तो आपको कोई नहीं बताने वाला ये वाला। पूछो, पूछो अपने दोस्तों से, बता फिर भाई अब इसमें सप्लाई क्यों बनाया? रिलेटिव को तो इसलिए बनाया कि रिलेटिव मैनिपुलेट कर लेगा। यहां पर सप्लाई क्यों बनाया? यहां पर सप्लाई क्यों बनाया? सोचो सोचो सोचो, मैं समझाऊंगा आपको, मेरे वादा है। मैं आपको क्लियर करके दूंगा रिलेटिव क्यों बना, सप्लाई क्यों बनाया। अब सुनो, जब पंजाब वाला ये सेल करेगा, जब पंजाब वाला ये पेन ड्राइव की सेल करेगा तो जीएसटी लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा सर। इस कस्टमर से, इस कस्टमर को सेल करेगा तो जीएसटी चार्ज करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल चार्ज करेगा। तो पंजाब वाले के पास ये जीएसटी की लाइबिलिटी आ गई। अब पंजाब वाले ने ये जीएसटी किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को देना है, वो छोड़ो, जीएसटी देना है, बिल्कुल देना है। अब देखो, मिस्टर अमित ने ये पेन ड्राइव कहां से खरीदी है? इसके अंदर लेक्चर मैंने अपने फीड किए हैं, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है, मान लिया। लेकिन पेन ड्राइव तो मैंने परचेज की होगी, पेन ड्राइव तो परचेज की होगी, तो उसको जो मैंने परचेज किया होगा तो उसके ऊपर तो मैंने जीएसटी पे किया होगा या नहीं किया होगा? हाँ सर बिल्कुल किया होगा, बिल्कुल जीएसटी पे किया होगा। अगर आपने इस चेन को सप्लाई नहीं माना, अगर आपने दिल्ली से लेकर पंजाब की सप्लाई को सप्लाई नहीं माना, तो ये जीएसटी का क्रेडिट कैसे मिलेगा इसको? ये जीएसटी का क्रेडिट कैसे? चेन बीच में ब्रेक हो चुकी है। प्रैक्टिकल सोचना, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया इग्नोर कर देना, समझ लेना कि दो डीपी के बीच में होने वाली सप्लाई को सप्लाई कहा जाता है, फिर रट्टा मार लेना। अगर आप फंस जाओ तो इग्नोर कर देना, बोल देना दो डीपी के बीच में होने वाली सप्लाई को सप्लाई कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर इसे सप्लाई ना माना जाए, अगर आप इसे सप्लाई नहीं मानोगे, तो ये जो अमित ने पेन ड्राइव खरीदी थी मार्केट से, 2000 पेन ड्राइव खरीदी होगी, उसमें से 200 वाली ये वाली पेन ड्राइव है जो आगे दी है, इन 200 के ऊपर जो जीएसटी है वो पास ऑन कैसे होगा? अगर आपने इसे सप्लाई ना माना, अगर आप इस बीच वाले पोर्शन को सप्लाई नहीं मानते, अगर आप इस बीच वाले पोर्शन को सप्लाई नहीं मानते, मतलब आप बोलोगे सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो फिर जब पंजाब वाला आगे बेचेगा तो उसके पास आईटीसी कहां है? उसके पास आईटीसी कहां होगा जीएसटी का? और सरकार इस दिल्ली वाले को भी इस जीएसटी का आईटीसी नहीं देगी। सरकार बोलेगी आपने तो आगे बेचा ही नहीं, हम जीएसटी का क्रेडिट तब देते हैं जब आप उसको फर्दर सेल करते हो, आप तो कर ही नहीं रहे। इसलिए सरकार ने बोला इसे सप्लाई मान लो। जब इसे सप्लाई माना जाएगा तो ये दिल्ली वाला जो है ना, इस वाले जीएसटी का आईटीसी ले पाएगा। और जब ये आईटीसी ले लेगा, आईटीसी ले लेगा और इनसे जीएसटी, इसका इसके ऊपर जीएसटी भरेगा और इससे क्रेडिट ले लेगा, तो जो इन्होंने जीएसटी चार्ज किया होगा वो यहां पे क्रेडिट मिल जाएगा। यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है? नहीं, जीएसटीएन अलग अलग है, मैं मानता हूं जीएसटीएन अलग अलग है, लेकिन भैया कंसिडरेशन भी तो नहीं है। जीएसटीएन अलग अलग है तो क्या हुआ? कंसिडरेशन भी तो नहीं है, और कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी लगता ही नहीं, क्योंकि 71A तो यही कहता है, तो फिर ये क्यों लगा रहे हैं? 71C में क्यों कवर किया इसको? क्योंकि इन्होंने चेन को टूटने नहीं देना। अगर इस बीच में होने वाली स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई नहीं माना गया तो चेन टूट जाएगी क्रेडिट की, और जो मिस्टर अमित ने पेन ड्राइव खरीदी थी, जिनके ऊपर उसने आईटीसी ले लिया होगा, वो आईटीसी खतरे में बढ़ जाएगा। और पंजाब वाले जब कस्टमर से आईटीसी लेंगे तो वो किसी से आईटी वो कोई आईटीसी का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे।
तो प्रैक्टिकली सरकार जो अमित ने आईटीसी लिया था, जीएसटी पे किया था, इसका क्रेडिट दिलवाना चाह रही है। इसलिए वो कह रही है कि इस बीच वाली सप्लाई को, स्टॉक ट्रांसफर को सप्लाई माना जाएगा। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। बता दो भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बहुत टेक्निकल था, आई एग्रीड। टेक्निकल था, आई एग्रीड। अच्छा, ये तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, क्लियर होगा। अच्छा ऐसा सुनो सुनो, अगर आपको टेक्निकल लगता है, डिफिकल्ट लगता है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सर ये तो मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। आपने ये वाली बात बिल्कुल नहीं सोचना। आपने क्या सोचना है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है और दोनों के बीच में सप्लाई होती है, चाहे स्टॉक ट्रांसफर भी होता है, उसे सप्लाई माना जाएगा, खत्म। अब मत सोचो आईटीसी वाली बात। सर आईटीसी ना हमें आता नहीं है इतना अच्छे से, कोई बात नहीं, जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करोगे एग्जाम डेज में, तो ये वाली बात आपको बच्चों वाली लगेगी। कभी कभी होता है ना कि शुरुआत में कुछ बातें आ जाती हैं और हमें लगता है टेक्निकल है, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वही चीजें मेरे सामने फिर से आती हैं डिटेल वर्जन में, फिर हमें वो समझ में आती है, और जब हम रिवाइज करने के लिए वापस आते हैं तो ये वाली बात हमें बच्चों वाली लगती है। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी टेक्निकल लगे, बट ये टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है। जब आप आगे जाओगे और आईटीसी पढ़ लोगे और तब दोबारा रिवाइज करने आओगे ना, आप बोलोगे तो आसान सी बात थी। हाँ जी। सर किस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा, एक क्वेश्चन आएगा, स्टॉक ट्रांसफर है, आप इसको सप्लाई मानते हो, वैल्यू क्या लेंगे। सर इसकी वैल्यू क्या लेंगे, ये आपको सेक्शन 15 में पता लगेगा, जहां वैल्यू ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर है, वहां सीखोगे आप, यहां नहीं सीख पाओगे। वहां पे रूल्स हैं, रूल 27, रूल 28, रूल 29, उन रूल्स में जाकर आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो अभी अधूरा है। वहां जाकर आपको पूरा मिलेगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो यस सर, हम समझ चुके हैं कि जो अच्छा डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। सर अगर एक बंदा दो डिफरेंट स्टेट में काम करता है तो उसे दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी, एक ही आदमी को। इन दोनों डिफरेंट रजिस्ट्रेशन को आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, इन दोनों डिफरेंट रजिस्ट्रेशन को आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है पॉइंट, आगे सुनो। मान लो एक मिस्टर एक्स है, मेरी एक शॉप दिल्ली में है, एक पंजाब में है, एक हरियाणा में है, ठीक है। तो क्या मुझे दिल्ली के लिए सेपरेट रजिस्टर लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्या ये मेरी ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, सर ये मैंडेटरी है। वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी। वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेनी आपको मैंडेटरी है। क्या पंजाब में आपको सेपरेट लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, पंजाब अलग स्टेट है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी अगर आप पंजाब से भी सप्लाई करते हो तो। सर हम तो हरियाणा से भी सप्लाई करते हैं, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अब आप समझो ना, मैं तो भाई ये चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आज के दिन काम कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं 31 इंडिया में स्टेट है, आपको भी मालूम है, 28+3 31 स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, और 5 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, आपको वो भी पता है, 31 और 5 36। मैं तो चाहूंगा कि हर स्टेट में मेरी एक एक दुकान खुली हो, मेरा एक एक ऑफिस खुला हो, कि वहां के जो लोकल लोग हैं वहां जा सकें, वो वहां पर मेरी वीडियोस को डेमो देख सकें, वहां पे मतलब बड़े बड़े टीवी लगे हो, उनको दिखाएं, वो बोले आप यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम आपकी यहीं रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपको लाइव बैच मिल जाएगा, वो वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ना 36 स्टेट में 36 लोग, मतलब हर स्टेट में कम से कम एक तो मेरा ऑफिस होना चाहिए, कि अगर आपको हिमाचल वालों को अगर खरीदना है तो हिमाचल में भी एक मेरा ऑफिस खुला हुआ, वहां जाके बात बात कर लो, वहां मिल लो, वो सारा समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं रहेगी किसी बात की। तो फिर मुझे 36 रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ जाएंगी, जीएसटी के अंदर 36 जीएसटीआईएन नंबर लेने पड़ जाएंगे। और अगर मैं दिल्ली से पंजाब सप्लाई करूंगा, स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई क्या, पंजाब से हरियाणा करूंगा, या दिल्ली से हरियाणा करूंगा, या पंजाब से हरियाणा करूंगा, या हरियाणा से दिल्ली करूंगा, इन सबको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, ये सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, इनके बीच में आपस में होने वाली स्टॉक ट्रांसफर को डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ नहीं, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेवल पे लेके आ रहा हूँ, वो थोड़ा मैंने टेक्निकल कर दिया वहां पे, बट आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेवल पे लेके आता हूँ। बताओ आपको ये वाला क्लियर हुआ नहीं हो कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, सर बिल्कुल क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया। सर आपने बताया वन स्टेट
इज इक्वल टू वन रजिस्ट्रेशन। हाँ मैंने ये बताया, वन स्टेट इज इक्वल टू वन। अच्छा एक बात तो सर, मान लो वन स्टेट है दिल्ली, ठीक है, और सर पता है आपको दिल्ली में ना एक एरिया है जिसका नाम है करोल बाग। हाँ बिल्कुल सही है, दिल्ली में एक एरिया है जिसका नाम है करोल बाग, एक एरिया है जिसका नाम है रोहिणी, ठीक है, एक एरिया है जिसका नाम है साउथ एक्स। हाँ बिल्कुल सही है सर। दिल्ली में एक एरिया है जिसका नाम है जनकपुरी, ऐसे कुछ भी लिख लो यार, ये मतलब नाम है, ठीक है। अब मान लो मेरी एक एक मेरा ऑफिस यहाँ पे है, एक मेरी शॉप यहाँ पे है, एक शॉप मेरी यहाँ पे है, एक शॉप मेरी यहाँ पे है, एक शॉप मेरी यहाँ पे है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मुझे चार सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी या मुझे इन चारों के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? सर द आंसर इज, आपको इन चारों के लिए अगर बात करोगे कितनी लेनी पड़ेगी, मतलब कितनी मैंडेटरी है, तो सर आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, सिंगल लेनी पड़ेगी। यानी कि आप करोल बाग से रोहिणी में स्टॉक ट्रांसफर करोगे, स्टॉक ट्रांसफर करोगे, स्टॉक ट्रांसफर करोगे, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको जीएसटीआई नंबर एक ही मिलेगा, आपको जीएसटीआई नंबर एक ही मिलेगा, तो इसके बीच में कोई सप्लाई होगी तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट कहता है क्या ये ऑप्शन है मेरे पास, क्या ये ऑप्शन है कि मैं इनकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहूं? नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इन सब की सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लूं, कोई दिक्कत है क्या आपको? मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनकी ना से सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार कह रही है अलाउड है, आपकी मर्जी है, आपको दुखी होना है तो हो जाओ। मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन है लेकिन ऑप्शनली, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आप ऑप्शनली मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। सर अगर ले लेंगे तो क्या हम आपस में डीपी बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल बन जाओगे डीपी, फिर डीपी बन जाओगे भाई। फिर सर अगर हम यहां से करेंगे तो क्या ये सप्लाई मान लिया जाएगा? द आंसर इज यस, फिर ये सप्लाई मान लिया जाएगा। प्लीज टेल मी द डिस्टिंक्ट पर्सन इज क्लियर और नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट पर्सन इज क्लियर और नॉट क्लियर। आप बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? आप ऑप्शनली, मर्जी से, वॉलेंटरली, अपनी स्वेच्छा से, अपनी अपनी चॉइस से सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो या नहीं ले सकते? देखो ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कंसेप्ट है ना, ये आगे बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे आप, बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे, मतलब जब रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएंगे। हाँ जी क्लियर है, यस सर एब्सोल्युटली क्लियर है। देखो कंसेप्ट ऑफ वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, आप डीपी माने जाएंगे और आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वन स्टेट इज इक्वल टू ऑप्शन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अवेलेबल है अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। सर एडवाइस क्या है, क्यों लोगे आप ऑप्शनल? पागल हो आप, इतनी सारी ले लोगे, उलझ जाओगे बिना बात के, एक ही लेनी चाहिए। दिल्ली है, अगर आप ऑप्टेड करते हो सेपरेट के लिए तो फिर सेपरेट मिल जाएगी, पर आप डीपी मान ली जाओगे और इनमें होने वाली सप्लाई को फिर सप्लाई मान लिया जाएगा। एक बार लिख के बताओ फटाफट, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब मैंने आपको ना वो पॉइंट नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पार्टी और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन when it is made in the course or furtherance of business, then it is deemed to be supply, then it is deemed to be supply। please tell me yes guys, फटाफट लिख के बताओ, is that clear or not clear? जीएसटी भी लेवी होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा जीएसटी लेवी, क्यों नहीं होगा? जब सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी भी लगाया जाएगा, बिल्कुल लगाया जाएगा जीएसटी यहाँ पे। बोलो भाई क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर क्लियर क्लियर क्लियर, आई होप क्लियर। तो गाइज मैं आपको दिखाऊं, मैंने आज आपको ना, हालांकि थोड़ा बड़ी एंट्री थी यार, इस पे टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले उठा लिया इसको, इस पे थोड़ा टाइम लग जाता है, ये बड़ी एंट्री थी। तो मैं बताऊं आज हमने इन चार में से ना ये सेकंड वाला कंप्लीट कर लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिस इज डन, ये हमने डन कर लिया है, ये हमने डन कर लिया है। और मैं बताऊं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस एक्टिविटी के अंदर, इस एंट्री के अंदर टाइम लगता है थोड़ा सा, बट yes we have done it। clear? any doubt any question? absolutely clear sir। ठीक है गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बैलेंस वी विल डू नेक्स्ट टाइम।